फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तो जहां हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी इंडियन ज्योग्राफी से, तो इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर हमने ख़त्म किया था, फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है भारत की मृदा। इसमें हम पढ़ेंगे कि मृदा क्या होती है और भारत की मृदा को कितने पार्ट्स में, मतलब कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया, भारत में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और किस किस फसलों के लिए वो मृदा उपयोगी होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर है भारत की मृदा। तो मृदा क्या होती है, यानी कि सॉइल क्या होती है। तो सॉइल जो है वो एक लैटिन शब्द सोलम से बना होता है, जिसका अर्थ होता है फर्श। फर्श यानी कि सरफेस। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह का बाहरी आवरण जिस दानेदार और असंगठित कणों से मिलकर बना है उसे ही मृदा कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह का जो कण होता है, पृथ्वी के सतह में जो कण पाए जाते हैं उन्हीं का आवरण, उसी का जो लेयर होता है वो मृदा कहलाता है। और मृदा में काफ़ी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वहाँ पे जलवायु, उस रीजन का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी हैं, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं या नहीं। अगर किसी क्षेत्र में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो पेड़ पौधे की पत्तियाँ जब मृदा पे गिरती हैं, सॉइल पे गिरती हैं, तो वो क्या होती हैं, कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है, और जिससे उस मृदा में, उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान है कि किस जगह की मिट्टी किस तरह की होगी। ये चीज़ पता लगाने के लिए हमें उस जगह के, उस क्षेत्र के बारे में जानना होगा। अगर कोई मिट्टी जलोढ़ है तो हमने पढ़ा था कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कहाँ से आएगी, तो जाहिर सी बात है नदियाँ क्या करती हैं, बहती हैं, और नदियाँ अपने साथ क्या लेके आएगी, जो मिट्टी लेके आएगी बहाकर वो जलोढ़ होगी। तो जहाँ जो क्षेत्र नदियों के किनारे बसा हुआ है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जो क्षेत्र समुद्र के किनारे है वहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। पर्वत वाले क्षेत्र में वाली मिट्टी पर्वतीय पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम भारत की मिट्टियों में अंतर जान सकते हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मृदा जनन, कुछ शब्द हैं सॉइल से रिलेटेड, मृदा से रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो मृदा जनन क्या होता है, मृदा जनन को इंग्लिश में पेडोजेनेसिस बोलते हैं। तो जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया होती है, मिट्टी जो बनती है, जैसे मिट्टी का जो बाहरी परत है, जो कण है, वो कैसे बनता है, तो जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो टूट फूट के छोटे छोटे कणों में विभक्त होती है जो पृथ्वी के बाहरी आवरण पे फैल जाती है, और इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। और उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो उस क्षेत्र में जो खनिज है वो मिल जाती है। अगर वनस्पति है तो उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा होती है। तो ये एक प्रक्रिया है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया। तो मिट्टी बनने की अर्थात मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है मृदा जनन, यानी कि पेडोजेनेसिस। यानी कि हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। और उसके बाद पेडोलॉजी, जब हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहा जाता है पेडोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को ऐसे तो मिट्टियाँ काफ़ी सारी हैं, लेकिन मुख्यतः उन्होंने 8 भागों में भारत की मिट्टियों को बांटा है। बोला जाए कि कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कुल 8 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 8 मृदा कौन कौन से, यानी कि वो 8 प्रकार जो मिट्टी की है वो कौन कौन सी है। तो मिट्टी के वो जो 8 प्रकार हैं वो हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा, पीट एवं दलदलीय मृदा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। भारत, हम जानते हैं कि भारत जो है वो नदियों का देश है, उसमें बहुत सारी नदियां पाई जाती है
और जहाँ नदियाँ पाई जाएंगी वहाँ क्या होगा, नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आएंगी, सेडिमेंट्स लेके आएंगी, और वो अवसाद, वो सेडिमेंट्स जमा करेंगी किसी क्षेत्र में अपने किनारों पर, और उनके किनारों पर जो अवसाद लाती है, और वही मृदा क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा। तो इस प्रकार से जलोढ़ मृदा भारत में काफ़ी ज़्यादा है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद से, यानी कि जो नदियाँ जो हैं अपने द्वारा जो सेडिमेंट्स को बहा के लेके आती है रिवर बैंक में, नदी के किनारे जिन्हें जमा करती है, वो मृदा जलोढ़ मृदा कहलाई जाती है। और क्योंकि भारत नदियों का देश है, बहुत सारी नदियां भारत में स्थित है, इसलिए सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा कितने परसेंट है, तो 43.4% है भारत में जलोढ़ मृदा की मात्रा। अब हमने जहाँ कहा कि ये मृदा जो है वो नदियों के किनारे मिलेगी, तो मुख्यतः जलोढ़ मृदा की ज़्यादा मात्रा, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा जो है वो पाई जाती है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब में। लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा दोआब, यानी कि दोआब के बारे में हमने पढ़ा था कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो यहाँ पे सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा दोआब जो है वो इस क्षेत्र में है, वो नदियाँ दोआब बनाती है इन क्षेत्रों में। यहाँ पे सिंधु जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं तो सिंधु नदी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपका गंगा नदी हो जाती है, उसके आगे बढ़ते हैं असम की तरफ तो ब्रह्मपुत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला रीजन है, वो किससे होगा, कौन सी मृदा पाई जाएगी इस वाले रीजन में, तो इस रीजन में पाई जाएगी जलोढ़ मृदा। उसके बाद पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा में पोटेशियम व चूना पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन भी फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन ह्यूमस क्यों नहीं पाई जाती, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जलोढ़ मृदा जो है वो अपने साथ जो है अवसाद बहा के लाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमने कहा था कि किसी मिट्टी में ह्यूमस कब होगा, तो जब उस मिट्टी में पेड़ पौधे की पत्तियां गिर जाएंगी और कुछ दिनों बाद डिकम्पोज यानी कि वो सड़ने लगेंगी, तो वहाँ पे वो ह्यूमस बनाती है। और क्योंकि जलोढ़ मृदा तो बहा के लेके आई, तो उनको समय नहीं मिलता है ह्यूमस बनाने के उस मृदा में, इस वजह से उसमें ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की भी कमी होती है। अदरवाइज अगर देखा जाए कि फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन के मामले में जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में धान, गेहूँ और गन्ने आदि की खेती की जाती है। उसके बाद जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है, एक बांगर और दूसरा खादर। बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, वहीं खादर नवीन जलोढ़ मृदा को बोलते हैं। इस प्रकार से जलोढ़ मृदा को हम विभाजित करते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे काली मृदा। जो काली मृदा है इसे हम कई नामों से भी जानते हैं, लावा मृदा, कपासी मृदा, रेगुर मृदा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि उसे लावा मृदा के नाम से क्यों जाना जाता है, आखिर काली मिट्टी को लावा मिट्टी क्यों बोलते हैं। तो काली मिट्टी अगर हम देखा जाए तो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में डक्कन ट्रैप्स के बारे में, प्रायद्वीप क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और स्पेशली डक्कन ट्रैप्स के बारे में पढ़ा था। तो डक्कन ट्रैप जो है वो किससे बनता है, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ना, तो वो फैल जाता है उस क्षेत्र में और वो ठंडा होके ठोस में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसी क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण होता है। उन्हीं पत्थरों से, उन्हीं चट्टानों से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो है काली मृदा। तो क्योंकि लावा से इनका निर्माण हुआ है इस वजह से इसे लावा मृदा कहते हैं। उसके बाद इसे कपासी, क्योंकि ये मृदा जो है, ये मिट्टी है कपास की खेती के लिए काफ़ी अनुकूल है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और तीसरे इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन से क्षेत्र में, जहां हमने डेक्कन ट्रैप वाला रीजन जो बोला उस क्षेत्र में काली मृदा ज़्यादा पाई जाएगी, तो वो क्षेत्र कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ मात्रा में तमिलनाडु में भी काली मृदा पाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में काली मृदा पाई जाती है। इसलिए हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में ही होती है। अब आते हैं तीसरे नंबर की मृदा पे। तीसरे नंबर पे है लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी। इसको लाल एवं पीली मिट्टी बोलते हैं।
और जो जलवायु परिवर्तन होता है, जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से जो मृदा जो होती है, और जिस क्षेत्र में फेरस ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस रीजन में लाल मृदा ज़्यादा पाई जाती है। और लाल मृदा को लाल और पीली मृदा क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। देखा जाए, लाल मृदा दिखने में तो लाल दिखती है, लेकिन जैसे उसमें पानी मिक्स हो जाता है, उस मृदा में पानी का जमाव होता है, तो वो मृदा, वो पानी जो है वो पीला दिखाई पड़ता है। तो इसी वजह से उसे लाल एवं पीली मृदा कहा जाता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाल और पीली मृदा तमिलनाडु में, मतलब पूरी तरह से तमिलनाडु का पूरा जो रीजन है वो लाल और पीली मृदा से परिपूर्ण है। और उसके अलावा कर्नाटक और उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। अब देखते हैं लाल मृदा में कौन सी, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। उपजाऊपन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, और काली मृदा भी फर्टाइल होती है। लेकिन लाल मृदा उतनी उपजाऊ, उतनी फर्टाइल नहीं होती, तो उसमें हम क्या करते हैं, उर्वरक डाल के खेती करते हैं। तो इसमें मूंगफली, केला, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। और हमने कहा कि लाल मृदा में लौह ऑक्साइड पाई जाती है, और लौह ऑक्साइड पाए जाने के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर की मिट्टी पे, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल। तो इस मृदा की खोज, इस मृदा के बारे में, इस मिट्टी के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था उनका नाम है बुकानन। उन्होंने 1905 ईस्वी में लेटेराइट मृदा के बारे में स्टडी किया था, और उन्होंने ये कहा था कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है। और ये जो है चाय, रबर, कॉफ़ी, काजू की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और इसमें लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पे पाई जाती है, जैसे कुछ मात्रा में लेटेराइट मृदा इस वाले पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, और कुछ मात्रा में यहाँ कर्नाटका वाले रीजन में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं पर्वतीय मृदा की ओर। पर्वतीय मृदा नाम से ही पता चल रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा क्या कहलाएगी, पर्वतीय मृदा। तो ये जो है खासकर जिसकी औसत ऊंचाई, जिस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 2700 से 3000 मीटर के बीच होती है, वहां पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो देखा जाए तो ये भी उपजाऊपन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसमें ह्यूमस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ह्यूमस क्यों पाया जाता है, क्योंकि पर्वतीय मृदा, पर्वत क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, काफ़ी वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, और वनस्पति क्षेत्र पाए जाने के कारण उस मृदा में पत्ते तो गिरेंगे ही, और पत्ते गिरने की वजह से, उनके सड़ गल जाने की वजह से क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। इस वजह से पर्वतीय मृदा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि हिमालयन श्रृंखला जो होता है, हिमालय रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पर्वतीय मृदा पाई जाएगी, और पर्वतीय मृदा में चाय, कॉफ़ी, मसाले पाए जाते हैं, मसालों की खेती की जाती है। उसके बाद आते हैं शुष्क और मरुस्थलीय। मरुस्थलीय से ही पता चल रहा है कि डेजर्ट वाले रीजन में, जहाँ पे सूखी जगह है, वहाँ पे इस तरह की मृदा पाई जाएगी। तो हम जानते हैं कि पंजाब का कुछ एरिया, हरियाणा का कुछ एरिया, स्पेशली राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में क्या होता है, डेजर्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाएगी। और मरुस्थल में क्या होता है कि लोहे और फास्फोरस की अधिकता होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे है मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। और मरुस्थलीय मृदा में ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज की खेती की जाती है। उसके बाद आते हैं लवणीय एवं क्षारीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा क्या होता है, ये लगभग हर प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार आदि क्षेत्रों में ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो पूरे राजस्थान या पूरे पंजाब, यूपी, बिहार नहीं, इनके कुछ कुछ छोटे छोटे एरिया में पाई जाती है। और लवणीय और क्षारीय मृदा को कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसी वजह से इन्हें बहुत सारे नाम, जैसे रे, कल्लर, रकार और ऊसर आदि नामों से जाना जाता है। रे, कल्लर, रकार और ऊसर आदि नामों से जाना जाता है।
तो इसमें लवणीय गुण यानी कि लवणीय गुण कैसे पाए जाते हैं और क्षारीय गुण कैसे पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि लवण जो होता है, लवणता कैसे आती है, नमक से। तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा होगा तो उस जगह की मिट्टी भी क्या होगी, लवणीय होगी। और क्षारीय किस वजह से, तो कैल्शियम और पोटेशियम के कारण वहाँ की मिट्टी क्षारीय, उसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। तो इस वजह से सोडियम कैल्शियम के कारण मिट्टी जो होते हैं लवणीय हो जाती है, और जहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अब आते हैं पीट एवं दलदलीय, मर्डी एरिया। पीट एवं दलदलीय मिट्टी। दलदलीय क्या होता है, मर्डी एरिया होता है वैसा एरिया जहाँ पे काफी दलदल क्षेत्र है, यानी कि आर्द्र भूमि, जहाँ की भूमि काफी क्या होगी, भीगी हुई होगी, गीली होगी। तो इसी वजह से इस क्षेत्रों में धान की खेती ज्यादा की जाती है, और ये इसमें फेरस आयन मौजूद होता है। और इस प्रकार से भारत के मुख्य प्रमुख 8 मृदा के बारे में हमने अभी स्टडी किया। तो कितने भागों में बांटा गया है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा और पीट एवं दलदलीय मृदा। उसके बाद हमने देखा कि जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये कहाँ मुख्यतः पाई जाएगी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र वाले दोआब क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती है। वैसे तो किसी भी नदी के किनारे आपको जलोढ़ मृदा मिल जाएगी। इनमें ये काफी उपजाऊ होती है, इस वजह से इसमें धान, गेहूं, गन्ना आदि की खेती की जाती है। और ये पुरानी जलोढ़ मृदाओं को बांगर और वहीं नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। उसके बाद आते हैं काली मिट्टी में। काली मृदा को लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रेप वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावा के फैलाव से, उस लावा से जो चट्टानें बनती है, उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद इसमें पोटाश, चूना, मैग्नीशियम और ह्यूमस की अधिकता होती है। तो इस क्षेत्र में कपास, सोयाबीन, चना जैसे फसलों की खेती की जाती है। अब आते हैं लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी को लाल एवं पीली मिट्टी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, फिर कर्नाटक और उड़ीसा के भी कुछ कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी मूंगफली, केला, तंबाकू की खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है, और फेरस ऑक्साइड यानी कि लो ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। फिर लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा के बारे में जो अध्ययन किया, लेटेराइट मृदा के बारे में हमें बताया है बुकानन ने 1905 ईस्वी में। और वैसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा मिलती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो हम जानते हैं कि उत्तर भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे मेघालय वाला रीजन है, मिजोरम, गारो खासी, जयंतिया वाला रीजन है, वहाँ पे बारिश काफी ज्यादा होती है मौसम राम वाले क्षेत्रों में। तो वैसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा ज्यादा पाई जाएगी। उसके बाद चाय, रबर, कॉफी, काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है मृदा, और इसमें लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल वाले क्षेत्र तक, क्योंकि हिमालय श्रृंखला जो है तो इस वजह से यहाँ पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यहाँ ये मृदा चाय, कॉफी और मसालों के लिए काफी उपयुक्त होती है, और इसमें ह्यूमस काफी ज्यादा होती है। अब आते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में पाई जाती है। यहाँ पे मोटे अनाज की खेती की जाती है, और लवण एवं फास्फोरस की प्रचुरता काफी ज्यादा मात्रा में इस मृदा में पाई जाती है। और उसके बाद आता है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ये हर तरह के जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार आदि क्षेत्रों में ये देखा जाता है। इसे कई नामों से, क्योंकि बहुत सारे स्थानों में पाए जाने की वजह से इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे रे, कल्लर, रकार, ऊसर आदि। और इसमें सोडियम और कैल्शियम की अधिकता के कारण इसकी मिट्टी जो होती है लवणीय होती है, और कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण इसकी मिट्टी क्षारीय होती है। पीट एवं दलदलीय मिट्टी ऐसे जो आर्द्र क्षेत्र, जो गीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, गीले क्षेत्रों में पाई जाती है, और यहाँ पे धान की खेती की जाती है, और फेरस आयन की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की मृदा को होलसोल पढ़ा। और इसके बाद मतलब इसके साथ ही आज का जो ये चैप्टर है खत्म होता है। कल हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।